ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ई सबक। सो आज का हमारा लेक्चर नंबर 42 होने वाला है हमारी लेक्चर सीरीज़ का 8th क्लास पॉलिटिकल साइंस के ऊपर। सो हमने अपने पिछले लेक्चर के अंदर जो चीज़ें पढ़ी थी, यानी जो स्ट्रक्चर पढ़ा था, फिर जो हमने डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ लीगल सिस्टम पढ़ा था। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। और आज का हमारा एक नया टॉपिक है, हमारे जो 5th चैप्टर है यानी जुडिशरी, उसका एक नया चैप्टर हम आपके सामने लेकर हाजिर हैं। डज एवरी वन हैव एक्सेस टू द कोर्ट? क्या हर एक को इंडिया के अंदर हर एक को एक्सेस टू कोर्ट है? यानी डज एवरी वन हैव एक्सेस टू कोर्ट? क्या हर एक इंसान इंडिया के अंदर, चाहे वो गरीब हो यानी पोर हो, चाहे वो रिच हो, क्या हर एक को यहाँ पर एक्सेस टू कोर्ट है? सो अगर हम नटशेल में देखें तो प्रिंसिपल तो यही है कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो लॉ है, वो यही कहता है कि हर एक जो है, जो भी सिटीज़न है इंडिया का, उसको राइट है कि वो जस्टिस यहाँ पर हासिल करे कोर्ट के थ्रू। यानी जो हमारे कोर्ट हैं उनके थ्रू यहाँ पर हर एक सिटीज़न को राइट है, एवरी सिटीज़न हैज़ राइट कि वो जस्टिस हासिल करे कोर्ट्स के थ्रू। जैसा कि हमने जो पहले पढ़ा था कि कोर्ट्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल यहाँ पर अदा करते हैं, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। जो हमारी बुनियादी जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे जो कोर्ट्स हैं, जो हमारी अदालतें हैं, वो एक सिग्निफिकेंट रोल अदा करती हैं, यानी उनका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। और कंट्री के जितने भी सिटीज़न हैं वो यही मानते हैं कि अगर उनका कोई भी सिविल या कोई भी जो क्रिमिनल राइट, जो भी सिविल राइट या कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हैं, अगर वो वायलेट होते हैं तो वो कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट के थ्रू यहाँ पर अप्रोच करके, कोर्ट को अप्रोच करके वो जस्टिस हासिल करेंगे। ठीक है ना, ये सबका मानना है। और कोर्ट का ये बिलीव है कि हर एक जो है उनको यहाँ पर इक्वली यहाँ पर ट्रीट करना है और इक्वली हर एक को यहाँ पर जस्टिस देना है। लेकिन अगर हम रियलिटी में देखें तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब किताबी बातें हैं। अगर हम ग्राउंड लेवल पर देखें तो जस्टिस हासिल करना यहाँ पर एक गरीब इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और बहुत ही ज़्यादा मुश्किल टास्क है। क्योंकि यहाँ पर देखते हैं, इंडिया के अंदर देखा जाता है कि जो जस्टिस है गरीब लोगों के लिए, जो पोर लोग हैं उनके लिए जस्टिस हासिल नहीं किया जाता है, वो जस्टिस हासिल नहीं करते हैं, बल्कि वो जस्टिस खरीदते हैं, यानी जस्टिस खरीदते हैं। क्योंकि जो एक लॉट ऑफ मनी, जो टाइम जो है, मनी जो है लगती है जस्टिस हासिल करने के लिए, फिर जो टाइम लगता है, फिर पेपर वर्क जो यहाँ पर होता है, ये इतना डिफ़िकल्ट होता है कि ये समझ नहीं आता है। एक आम इंसान जो जो डिपेंड है, जो डेली वेजेस के ऊपर डिपेंड है, यानी एक दिन में अगर वो 300 रुपये कमाता है, फिर वो जाता है अपने बच्चों को खिलाता है, अपनी जो उसके फैमिली मेम्बर हैं उनको खिलाता है, तो वो इंसान अगर उसके साथ यहाँ पर नाइंसाफ़ी होती है तो वो कोर्ट के अंदर कैसे जाकर, ऐसे कोर्टों के अंदर जहाँ पर जस्टिस हासिल करने के लिए बहुत सारा पैसे की ज़रूरत है, मनी की ज़रूरत है, और यहाँ पर टाइम की ज़रूरत है, यहाँ पर जो पेपर वर्क इतना डिफ़िकल्ट है कि एक जो लॉयर होता है उसको यहाँ पर समझ नहीं आती है इस कोर्ट की मैकेनिज़्म। तो एक आम इंसान को कैसे आएगा? तो ये हमारी अदालतों की हालत है यहाँ पर। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं कि जस्टिस जो है कोर्ट के अंदर, ये कंसेप्ट है, कोर्ट के अंदर जाना और वहाँ से जस्टिस हासिल करना, ये बहुत ही रिमोट सीम होता है, यानी ये ना होने के बराबर है और ये दूर की बात है। एक आम इंसान जो है वो कोर्ट से ज़्यादा इसीलिए डरता है, जुडिशरी से इसीलिए डरता है, अदालतों से इसीलिए डरता है क्योंकि जस्टिस जो है उनके लिए नामुमकिन है और जस्टिस यहाँ पर पैसों से ख़रीदा जाता है इंडिया के अंदर। इन रिस्पॉन्स टू दिस द सुप्रीम कोर्ट इन अर्ली 1980s डिवाइस ए मैकेनिज्म ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो इसी को रिस्पांस देते हुए हमने ऊपर जो चीज़ें पढ़ी, यानी कोर्ट की जो हालतें हमने पढ़ी, कोर्ट की ऐसी हालत है यहाँ पर जस्टिस खरीदा जाता है, तो इसको रिस्पांस करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर 1980 के अंदर यहाँ पर एक मैकेनिज्म यहाँ पर रखा, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसको हम पिल के नाम से जानते हैं, ताकि हर एक इंसान जो है वो जस्टिस यहाँ पर हासिल कर सके और एक्सेस टू जस्टिस इंक्रीज़ हो जाए, यानी एक्सेस टू जस्टिस, इंसाफ हासिल करना इंक्रीज़ हो जाए, बढ़ जाए। ठीक है, हर एक इंसान इंसाफ हासिल कर सके। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या होती है वो हम अभी जानने वाले हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होती क्या है। इट अलाउज एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन टू फाइल ए पिल इन द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ दोज हुज राइट आर बीइंग वायलेटेड। यानी पिल के अंदर ऐसे होता है कि एक इंडिविजुअल, यानी एक इंसान या फिर एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसको यहाँ पर अलाउ किया जाता है कि वो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर या हाई कोर्ट के अंदर एक केस फाइल कर सकता है। किन के बिहाफ पर? उन लोगों के बिहाफ पर, उन लोगों के बिहाफ पर या उस एक इंसान के बिहाफ पर
जिनके राइट यहाँ पर वायलेट हुए हों। एक इंसान भी कर सकता है, ग्रुप ऑफ पीपल भी कर सकते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन भी कर सकती है। ऐसे लोगों के राइट जिनके राइट वायलेट होते हैं उनके बिहाफ पर यहाँ पर वो बिल दायर कर सकते हैं। हम एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, यहाँ पर कुछ लोग हैं, एक एरिया के अंदर कुछ लोग रहते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि उस एरिया के अंदर एक फैक्ट्री है, गवर्नमेंट की फैक्ट्री या फिर एक प्राइवेट फैक्ट्री है जो धुआं छोड़ती है हर दिन, और उस धुएं से यहाँ के जो लोग हैं उनको एयर पोल्यूशन का सामना करना पड़ता है और हवा गंदी है और लोग यहाँ पर बीमार हो रहे हैं। अब ये गरीब लोग हैं, ये डरते हैं, इनके पास इतने पैसे नहीं है, कोर्ट के अंदर जाकर इस फैक्ट्री के ऊपर केस नहीं कर सकते हैं। ये जो लोग थे ये बहुत बार यहाँ पर जो पुलिस थी उसके पास गए, उन्होंने कंप्लेन की, लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं सुना, क्योंकि ये फैक्ट्री है ये लोग पुलिस वालों को पैसे देकर ये इनका मुंह बंद करा देती थी, या जो यहाँ पर जो हायर जो अथॉरिटीज़ थी वो उनको पैसे देकर ये बंद कर देती। इसलिए जो फाइनल जो हमारे पास एक ही जो हल था वो है कोर्ट। तो ये कोर्ट के पास नहीं जा पाते थे क्योंकि इनके पास इतने पैसे नहीं थे वहाँ पर कोर्ट का जो मैकेनिज़्म है उसको यहाँ पर एक्सेस करने का। ओके, सो अब क्या होता है यहाँ पर कि एक और कंसेप्ट सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर डाला पिल का, यानी पिल जो है यहाँ पर एक कंसेप्ट है कि जो पिल है, पिल के ज़रिए एक ग्रुप था, ऑर्गेनाइजेशन थी, जिसको हम इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम हम रख देते हैं पीपल हेल्पिंग ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जांपल पीपल हेल्पिंग या पोर पीपल हेल्पिंग ऑर्गेनाइजेशन उसका नाम है। तो वो क्या करती है, इन लोगों के बिहाफ पर, यानी इन लोगों के बिहाफ पर सुप्रीम कोर्ट में जाकर या हाई कोर्ट में जाकर इस फैक्ट्री के ऊपर केस दायर कर देती है कि ये फैक्ट्री यहाँ पर एयर पोल्यूशन कर रही है और लोग यहाँ पर तंग हैं, तो इसी को हम पिल कहते हैं। सिंपल, यही पिल होता है, ठीक है ना। The legal process was greatly simplified, and even a letter or telegram addressed to the Supreme Court or the High Court could be treated as a pill। यानी पिल जो है सिर्फ इतना नहीं है कि वहाँ पर केस जाकर करने, बल्कि कोई भी लीगल प्रोसेस जिसको सिंप्लीफाई किया जाए, बहुत ही सिंप्लीफाई करके कोर्ट को पेश किया जाए। किसी लेटर के थ्रू अगर कोई बंदा कोर्ट को एक लेटर लिख देता है उसको भी हम पिल कहेंगे। कोर्ट को लेटर लिख देगा कि फ़लाँ जो जगह है वहाँ पर इस तरह वायलेशन होती है राइट्स की, या फिर कोर्ट को एक टेलीग्राम कर देगा, या फिर कोर्ट को वो एड्रेस करेगा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को, तो उसको भी पिल ट्रीट किया जाएगा, ठीक है ना। इन अर्लीज ईयर, पहले पहले जो साल थे, पिल वाज यूज्ड टू सिक्योर जस्टिस ऑन लार्ज नंबर ऑफ इश्यूज सच एज रिस्क्यूइंग बॉन्डेड लेबर्स। यानी पहले पहले जो पिल यूज़ की जाती थी वो जो लार्ज नंबर ऑफ जो केसेस होते थे उनके ऊपर यहाँ पर पिल को यूज़ किया जाता था। जिस तरह बॉन्डेड लेबर्स जो थे, यहाँ पर जो जो बॉन्डेड लेबर होते हैं, यानी ऐसे ऐसे मजदूर जिनको यहाँ पर पे के बगैर यहाँ पर उनसे काम करवाया जाए, और इनह्यूमन जो वर्किंग कंडीशन थी फैक्ट्रीज़ के अंदर, उनके खिलाफ यहाँ पर पिल की जाती थी, यानी उनके खिलाफ पिल की जाती थी। और जो यहाँ पर प्रिजनर्स थे बिहार के अंदर, उनको रिलीज़ कराने के लिए यहाँ पर पिल यहाँ पर अलाउ किया जाता पहले पहले सालों में, ठीक है ना। हैड बीन केप्ट इन जेल इवन आफ्टर पनिशमेंट टर्म वाज कंप्लीट। यानी ऐसे प्रिजनर्स जो जिनकी पनिशमेंट टर्म कंप्लीट हो गई थी, अगर फॉर एग्जांपल कोर्ट ने एक पर्सन को 7 साल की सज़ा दी है, वो 7 साल कंप्लीट हो गए, फिर भी यहाँ पर जेल के अंदर उनको रखा गया है पुलिस के द्वारा, तो उनको रिलीज़ कराने के लिए पिल्स का यहाँ पर यूज़ किया जाता था। फिर लार्ज स्केल पर पिल को यूज़ किया गया। यहाँ पे हमें पूछता है, डू यू नो दैट मिड डे मील दैट चिल्ड्रन नाउ रिसीव इन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स इज़ बिकॉज ऑफ पिल। क्या आपको पता है जो हमारे जो मिड डे मील है, जो हम खिचड़ी खाते हैं स्कूल के अंदर, जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं या गवर्नमेंट एडेड स्कूल होते हैं, वो देश के अंदर, मुल्क के अंदर एक पिल के द्वारा लागू की गई। एक पिल जो था, यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के द्वारा यहाँ पर लागू की गई है हमारी कंट्री के अंदर। See the photos on the rights and read the text below to understand how this came about। आप इन फोटोज़ को देखो, जो आपके राइट में यहाँ पर फोटोज़ हैं, इनको देखो, इन फोटोज़ को देखो, और उसके बाद यहाँ पर आप जो नीचे लाइंस दी गई हैं, यानी ये लाइंस दी गई हैं, इनको आप अच्छी तरह पढ़ो तो आपको समझ आएगा कि यहाँ पर जो मिड डे मील का जो प्रोसेस है वो किस तरह चला देश के अंदर और किस तरह यहाँ पर हुआ। हम पढ़ते हैं इसको एक एक करके। पहले हम लाइंस को पढ़ते हैं, फिर हम फोटो को देखते हैं, ठीक है ना। पहले हम यहाँ पर लाइंस को पढ़ते हैं। इन 2001 द ड्रॉट इन राजस्थान एंड ओडिशा मीन दैट मिलियन फेस्ड इन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड। 2001 के अंदर यहाँ पर एक ड्रॉट एक कहत पड़ता है राजस्थान और उड़ीसा के अंदर, और बहुत सारे लोग जो हैं, मिलियंस लोग जो हैं, उनको यहाँ पर शॉर्टेज ऑफ फूड यहाँ का सामना करना पड़ा। तो हम देखते हैं यहाँ पर जिस तरह ये जो फोटो है इसके अंदर, ये देखो, आप देखो ये जो भैंस हैं वो पानी के लिए किस तरह तरस रही हैं, और ज़मीन जो है वो किस तरह खुश्क हो गई है कात साली से, बारिशें ना होने की वजह से ज़मीन जो है वो किस तरह खुश्क हुई है, फट गई है, ठीक है ना।
तो ये पहली जो लाइन थी उसको हमने समझा। अब दूसरी लाइन में बोलता है मीन वाइल द गवर्नमेंट गुडाउन्स, यानी जो गवर्नमेंट्स के गुडाउन्स थे वेयर फुल ऑफ ग्रेन्स। उसी दौरान जो गवर्नमेंट्स थी, जो सरकार थी, उनके जो गुडाउन्स थे वो तो उनके पास तो बहुत सारा यहाँ पर ग्रेन्स था, यहाँ पर उनके पास तो बहुत सारा ज़ख़ीरा था, ठीक है ना। ऑफ्टन दिस वाज बीइंग ईटन अवे बाय रैट्स, लेकिन रैट्स भी उनको खा रहे थे। उसके बावजूद भी यहाँ पर गवर्नमेंट के पास बहुत सारे गुडाउन्स थे, लेकिन वो गवर्नमेंट उन लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड नहीं कर रही थी। उड़ीसा और राजस्थान के अंदर जो मिलियन ऑफ लोग शॉर्टेज ऑफ फूड फेस कर रहे थे इस ड्रॉट की वजह से, उनको गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं कर रही थी, बल्कि चूहे खा रहे थे। ओके, यहाँ पर हम देख सकते हैं 42 जो है यहाँ पर इस तरह बहुत सारा गुडान पड़ा है गवर्नमेंट के पास 42 के अंदर, और लेकिन ये प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं उन लोगों को, ठीक है ना। इन दिस सिचुएशन द हंगर एमनेस्टी प्लेंटी, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन है, इन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड द पीपल्स यूनियन सिविल लिबर्टीज आर PUCL फाइल्ड ए पिल, यानी इस ऑर्गेनाइजेशन ने इस जो लिबर्टी एसोसिएशन जो है इसको यहाँ पर बोला कि आप पिल दायर करो सुप्रीम कोर्ट के अंदर। इट स्टेटेड दैट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिविल ग्रांटेड अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड द राइट टू फूड, यानी इस ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पर एक बिल दायर किया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और यहाँ पर कहा कि जो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 के अंदर, वो सिर्फ राइट टू लाइफ नहीं है, बल्कि यहाँ पर राइट टू लाइफ का मतलब यहाँ पर होता है राइट टू फूड भी, ठीक है ना। ये यहाँ पर बिल दायर की गई कि राइट टू फूड जो है वो भी एक फंडामेंटल राइट है, और फंडामेंटल राइट जो है वो स्टेट के ऊपर लाजमी है कि उसको प्रोटेक्ट करना, और राइट टू फूड फिर यहाँ पर अगर प्रोटेक्ट किया जाएगा तो फिर स्टेट का काम हो जाता है यहाँ पर फूड प्रोवाइड करना। द स्टेट एक्सक्यूज दैट, यानी स्टेट जो है वो उसके रिस्पांस में क्या कहती थी, स्टेट की तरफ से जो लॉयर्स थे वो क्या कहते थे कि जो स्टेट है उसके पास इतना एडुकेट फूड नहीं है, यानी स्टेट के पास इतनी खुराक नहीं है कि वो जितनी दिखाई जा रही है, वाज शोन, ठीक है ना, टू बी रॉन्ग, ये गलत दिखाई जा रही है, स्टेट के पास इतनी फूड नहीं है, बिकॉज द गोडाउन्स आर ओवरफ्लोडिंग विद ग्रेन्स। द सुप्रीम कोर्ट रूल दैट स्टेट हैज़ अ ड्यूटी टू प्रोवाइड फूड, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एक रूल दे दी, एक जजमेंट दे दी कि स्टेट जो है उसकी ड्यूटी बनती है कि वो फूड प्रोवाइड करे, और जो फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 के अंदर है राइट टू फूड, उसको यहाँ पर प्रोटेक्ट किया जाए और उसको यहाँ पर डिलीवर किया जाए इस राइट को, ठीक है, इस जस्टिस को। अब देखते हैं हम इसका फोटो जो है ये, ठीक है ना, ये देखो ऑर्गेनाइजेशन लोग हड़ताल कर रहे हैं, जो वुमेन्स हैं वो यहाँ पर स्ट्राइक पे बैठी हैं कि यहाँ पर हमारे जो फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू फूड है वो वायलेट हो रहा है, और स्टेट यहाँ पर हमें अपने गुडान से हमें फूड प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। अब जो फोर्थ पॉइंट है उसके अंदर हम देखते हैं कि इट देयरफॉर डायरेक्टेड द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड मोर एम्प्लॉयमेंट। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया, यानी जो सरकार थी उसको डायरेक्ट किया, उसको ऑर्डर किया कि आप एम्प्लॉयमेंट दो टू प्रोवाइड फूड एट चीपर प्राइस, और जो फूड है खुराक है उसको चीपर प्राइस पे प्रोवाइड करो, यानी सस्ती रेटों पे सस्ते दामों पे दो थ्रो गवर्नमेंट राशन शॉप्स, यानी आप राशन शॉप खोलो, गवर्नमेंट राशन शॉप खोलो, उसके अंदर फूड को चीपर प्राइस पर यहाँ पर चीपर प्राइस पे प्रोवाइड किया जाए। एंड टू प्रोवाइड मिड डे मील टू चिल्ड्रन, और मिड डे मील चिल्ड्रन को प्रोवाइड की जाए, यानी खिचड़ी स्कूल में बच्चों को प्रोवाइड की जाए। इट आल्सो अपॉइंटेड 2 फूड कमिश्नर्स टू रिपोर्ट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम, यानी ये 2 फूड कमिश्नर यहाँ पर अपॉइंट किए गए जिनका काम था कि गवर्नमेंट की जो इम्प्लीमेंटेशन स्कीम थी उनको यहाँ पर रिपोर्ट करना सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि हाँ गवर्नमेंट ने ये काम किए जो उनको बोला गया, ठीक है ना। अब देखें अगर हम कि जो कॉमन लोग हैं, फॉर कॉमन पर्सनस, एक्सेस टू जस्टिस इज एक्सेस टू कोर्ट इज एक्सेस टू जस्टिस, ठीक है ना, यानी जो कॉमन लोग हैं ना उनके लिए एक्सेस टू कोर्ट इज एक्सेस टू जस्टिस होता है, यानी अगर वो कोर्ट को एक्सेस करते हैं तो हम कहेंगे कि वो उन्होंने जस्टिस को एक्सेस किया, इंसाफ को एक्सेस किया। द कोर्ट एक्सरसाइज ए क्रूशियल रोल इन इंटरप्रेटिंग द फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन, एज यू से दैट in the above cases the courts interpret article 21 of the constitution right to life and to include right to food, यानी जो कोर्ट है वो एक क्रूशियल रोल अदा करते हैं जो फंडामेंटल राइट है उनको इंटरप्रेट करने के लिए, और हम जिस तरह हमने ऊपर देखा कि फंडामेंटल राइट को इंटरप्रेट करके आर्टिकल 21 को इंटरप्रेट करके यहाँ पर राइट टू लाइफ के अंदर राइट टू फूड भी इंक्लूड किया गया, ये कोर्ट का काम होता है, ठीक है। देयरफॉर ऑर्डर द स्टेट टू टेक सर्टेन शॉप्स टू प्रोवाइड फूड फॉर ऑल इंक्लूडिंग द मिड डे मील स्कीम, इसलिए कोर्ट ने कहा कि सेंट्रल जो हमारी गवर्नमेंट है उसको कहा, स्टेट को कहा कि आप कुछ गवर्नमेंट शॉप खोलिए और यहाँ पर लोगों को फूड प्रोवाइड कीजिए और यहाँ पर मिड डे मील स्कीम खोलिए, ठीक है ना।
हावेवर ताहम बहुत सारी जो जजमेंट हैं कोर्ट की वो बहुत सारे लोगों का मानना है कि बहुत सारी जजमेंट कोर्ट की हैं वो जो लोगों के कॉमन इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ भी हो सकती है, यानी लोगों का जो बेस्ट इंटरेस्ट है कॉमन लोगों का उनके ख़िलाफ़ भी होती है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें तो यहाँ पर देखें कि फॉर एग्जाम्पल एक्टिविस्ट हु वर्क्स ऑन इशू कंसर्न द राइट टू शेल्टर एंड हाउसिंग फॉर द poor believe that this recent judgment on evictions are far cry from the early judgment। यानी यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन है जो काम कर रही है ऐसे इश्यूज़ पर जिन इश्यूज़ के अंदर यहाँ पर शेल्टर की और गरीब लोगों के लिए हाउसिंग की बात की जाती है, तो उनका मानना है कि रिसेंट जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दी थी एविक्शन के ऊपर, यानी जो यहाँ पर डेवलपर्स थे जो यहाँ पर स्लम्स के अंदर जो लोग रहते थे उनकी एविक्शन की जब बात की गई तो इस ऑर्गेनाइजेशन का मानना था कि ये जो जजमेंट है ये एर्लियर जजमेंट के ख़िलाफ़ है। जो पहले जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दी थी कि हर एक के लिए राइट टू शेल्टर है, हर एक के लिए एक मकान होना चाहिए, एक जगह होनी चाहिए रहने के लिए, उसके तो ख़िलाफ़ है ये जजमेंट, ठीक है ना। कुछ रिसेंट जजमेंट हैं जिस तरह जैसे एक जजमेंट है जिसमें कहा कि जो स्लम्स के अंदर जो डेवलपर हैं उनको इनक्रोचर माना गया, यानी स्लम्स के अंदर जो लोग रहते हैं उनको इनक्रोचर इन सिटीज़न उनको माना गया कि इन्होंने सिटी के अंदर इनक्रोचमेंट की है और जो स्टेट लैंड है उसको ज़बरदस्ती यहाँ पर हड़प किया है, उसके ऊपर ज़बरदस्ती मकान यहाँ पर बनाए हैं, ठीक है ना। एर्लियर जो जजमेंट थी 1985 के अंदर ओल्गा तेलीज वर्सेस बम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हैव ट्राई टू प्रोटेक्ट द लिवलीहुड ऑफ स्लम डेवलपर। जो पहली जो जजमेंट थी 1985 के अंदर ओल्गा तेलीज वर्सेस बम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, उसके अंदर क्या कहा गया कि जो स्लम्स के अंदर जो लोग रहते हैं उनकी लेवलीहुड को यहाँ पर प्रोटेक्ट किया गया, यानी उनकी रहने की जगह, खाने की जगह को यहाँ पर प्रोटेक्ट किया गया, ठीक है। ये हम कह सकते हैं कि पहली जो जजमेंट थी वो नए वाली जजमेंट से कितनी ज़्यादा डिफरेंट थी यहाँ पर, ओके। तो ये पूरी जजमेंट है, ये हम पढ़ेंगे पूरी, इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन हम फिर भी पढ़ते हैं, ठीक है ना। ये एक इम्पॉर्टेंट नीचे हमें कितना बचा है अभी हम देखते हैं, तो हमें थोड़ा ही बचा है, हम आज ही ख़त्म करते हैं इसको। सो जो जजमेंट है अलगा तेलीज वर्सेस बम्बे, 1 मिनट प्लीज़। जो अलगा तेलीज वर्सेस बम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो जजमेंट है इसके अंदर जो राइट टू जो लाइफ है उसको राइट टू लेवलीहुड के अंदर भी, यानी राइट टू लेवलीहुड को राइट टू लाइफ के अंदर भी इंक्लूड किया गया है। जो नीचे जो पॉइंट दिए गए हैं इनमें हम देख सकते हैं कि जो जजेस हैं उन्होंने किस तरह राइट टू लाइफ को राइट टू लेवलीहुड के साथ यहाँ पर कनेक्ट किया है। एक पॉइंट था, जजेस जो थे उन्होंने कहा कि जो राइट टू लाइफ है ये एक बहुत ही फॉर रीचिंग और वाइड है, बहुत ही बड़ा है और बहुत ही वाइड है ये कंसेप्ट राइट टू लाइफ, यानी राइट टू लाइफ जो है बहुत ही आर्टिकल 21 के अंदर जो राइट टू लाइफ है ये बहुत ही फार रीचिंग और वाइड कंसेप्ट है। ये इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि हैवानों की तरह रहना, ये इसका मतलब इतना नहीं है, बल्कि इसका मतलब जो है यहाँ पर इट डज़ नॉट मीन्स, यानी इसका मतलब ये भी नहीं है दैट लाइफ कैन नॉट बी एक्सटिंक्शड और टेकन अवे एज फॉर एग्जाम्पल, यानी इसका मतलब ये भी नहीं है कि लाइफ जो है उसको टेकन अवे किया जाए किसी, यानी लाइफ जो है उसको किसी दूसरे की ज़िंदगी को लिए जाए, लेकिन एक्सेप्ट द प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, यानी सिर्फ उस प्रोसीजर को जो लॉ ने इस्टेब्लिश किया है उसको छोड़कर बाकी जितने भी तरीके हैं उन तरीक़ों से किसी की लाइफ नहीं ली जा सकती, और राइट टू लाइफ जो है उसका मतलब ये है, ठीक है ना। That is but one aspect of the right to life. 1 minute. That is but one aspect of right to life. An equal importance of facet of that right is the right to livelihood, because no person can live without the means of living. That is means of livelihood. यानी जो right to life है इसका मतलब जो है वो राइट टू लाइवलीहुड भी है, क्योंकि कोई भी पर्सन जो है वो तब तक ज़िंदा नहीं रह सकता जब तक उसके पास ज़िंदा रहने की जो चीज़ें हैं वो उसके पास मुहैया ना हो, और जो लाइवलीहुड है जो चीज़ें हैं ज़िंदा रहने की वो उसके पास मुहैया ना हो, तब तक एक पर्सन जो है वो ज़िंदा नहीं रह सकता। तो जजेस ने यहाँ पर एक बात और कही कि जो भी लोग हैं पेमेंट के अंदर, यानी जो छोटे छोटे जो उनके मकान हैं, हट हैं, और जो स्लम्स के अंदर जो लोग रहते हैं, अगर उनको वहाँ से एविक्शन की गई उनकी,
तो इसका मतलब ये होगा कि उनकी जो मीन्स ऑफ लेवलीहुड है उसको यहाँ पर उनसे छीना गया, ठीक है, यानी मीन्स ऑफ लेवलीहुड को छीना गया। इट इज़ सॉरी इज़ ए प्रीपोजिशन विच डज नॉट हैव दी विच डज हैव टू बी एस्टेब्लिश्ड इन ईच इंडिविजुअल केसेस, ठीक है ना, ये हर एक इंडिविजुअल केस में एस्टेब्लिश नहीं किया जाता है। इन द प्रेजेंट केस द फैक्ट वन मिनट द फैक्ट्स constituting empirical evidence justified the conclusion that the petitioners live in slums on payment because they have small jobs to nurse the society, or for them there is nowhere else to live। यानी जो लोग यहाँ पर स्लम्स के अंदर रहते हैं वो इसलिए स्लम्स के अंदर रहते हैं क्योंकि उनके पास यहाँ पर छोटी छोटी जॉब्स होती हैं और सिटी के अंदर वो अपनी फैमिली को जो खिलाते हैं। अगर उनके पास जो छोटी छोटी जॉब्स हैं वो अगर बड़े बड़े रेंटेड रूम्स के अंदर रहेंगे, मकानों के अंदर रहेंगे, तो फिर खर्चा पूरा उस रेंट के ऊपर आ जाएगा, फिर अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे, इसलिए वो स्लम्स के अंदर और जो छोटे छोटे पेमेंट्स हैं उनके अंदर रहते हैं, इसलिए उनको एविकेट यहाँ पर नहीं किया जाएगा। They choose the payment or slums in the vicinity or their place of work, and to lose the payment or slums is to lose the job। अगर उनकी वो जो है वो उन्होंने स्लम्स को इसलिए वैसिनिटी के अंदर और जो अपनी वर्क प्लेस है उसके अंदर उन्होंने चूज़ किया है, उसके अंदर रहते हैं, अगर उनसे पेमेंट और स्लम्स यहाँ पर छीना गया तो उसका मतलब है उनसे जॉब यहाँ पर छीनी गई। So the conclusion therefore is that the eviction of the petitioner will lead to the deprivation of their livelihood and consequently on the deprivation of life। तो ये conclusion दी जा सकती है कि जो उनकी eviction जो है, petitioners की eviction जो है, जिन्होंने यहाँ पर केस किया था, उनकी eviction जो है वो उनकी eviction उनकी livelihood से की deprivation है, उनकी deprivation of life है, यानी उनकी ज़िंदगी से ज़िंदगी छीनना है उनकी, इसका मतलब है कि उनकी ज़िंदगी छीनी गई। तो ये जो केस था हमने पढ़ा। फाइंड आउट about the street vendors protecting of livelihood and regulation of street vending act 2014। तो इसको हमें इसके बारे में हमें पढ़ना है, आपको पढ़ना है थोड़ा बहुत इसके बारे में कि जो स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट है वो क्या था, ठीक है ना। तो ये ज़रूरी नहीं है, यहाँ पर जब आगे कहीं आएगा हम उसको पढ़ेंगे। आगे चलते हैं हम, तो थोड़ा ही बचा है हमें। Another issue that affect the common person's access to justice is an ordinarily long number of years that courts takes to hear the case। तो दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो इश्यू है जिसकी वजह से जो कॉमन जो लोग हैं वो जस्टिस यहाँ पर एक्सेस नहीं कर सकते, वो है यहाँ पर नंबर ऑफ़ जो केसेस हैं कोर्ट के अंदर, और वो केसेस जो हैं वो बहुत सारे सालों से चल रहे हैं और उनकी हेयरिंग पे हेयरिंग, तारीख पे तारीख, जिस तरह वो एक पिक्चर है जिसके अंदर वो मूवी है जिसके अंदर वो हमारे जो क्या नाम है इनका, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, वो बोलते हैं कि तारीख पर तारीख जय साहब, तारीख पर तारीख, वही केस यहाँ पर भी है कि एक जो केस है उसके ऊपर बार बार की जो सुनवाई होती है उससे लोग तंग आते हैं और फिर वो जस्टिस लेने के लिए कोर्ट के अंदर नहीं जाते हैं। द फ्रेज जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड, यानी ये जो फ्रेज़ है कि जस्टिस को जब डिले किया जाए तो इसका मतलब होगा जस्टिस डिनाइड, यानी अगर देर से बहुत ही देर बाद यहाँ पर इंसाफ देने का मतलब है कि ना इंसाफ देना, यानी ना इंसाफ देना, इसका मतलब है ना इंसाफ देना। इज़ ऑफ्टन यूज टू क्रिटिसाइज टू करेक्टराइज दिस एक्सटेंड टाइम पीरियड आर द कोर्ट टेक्स। इसका मतलब यही होता है कि कोर्ट जो बहुत सारा टाइम लगाती है किसी भी केस को सुनने के लिए, तो इसका मतलब यही है, ठीक है ना। देखो नंबर ऑफ़ जजेस जो हैं इंडिया के अंदर, अगर हम देखें कि इंडिया के अंदर नंबर ऑफ़ जजेस क्या हैं तो पता चलेगा कि हमारे जो जुडिशल सिस्टम है वो इतना धीमा क्यों है, इतना आहिस्ता क्यों है, और क्यों यहाँ पर जस्टिस डिले नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट जो है इसके अंदर जो पहले अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट की, इसके अंदर जो सेंक्शनड स्ट्रेंथ है वो 31 है, वर्किंग स्ट्रेंथ जो है 28 है और वैकेंसीज 3 है, यानी टोटल 31 यहाँ पर जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर। आज जो हैं वो 28 हैं और 3 वैकेंसीज यहाँ पर पड़ी हैं अभी। हाई कोर्ट के जो है उनके अंदर जो टोटल जो स्ट्रेंथ है वो 1079 है, वही 1079, और प्रेजेंट में 645 यहाँ पर जजेस हैं और अभी 434 यहाँ पर वैकेंसी पड़ी हुई। इस तरह हमारे जो डिस्ट्रिक्ट और सब ऑर्डिनेट कोर्ट हैं उनके अंदर ये हालत है, ठीक है ना। ये डाटा है नवंबर 2018 का है और अभी कुछ यहाँ पर इंक्रीज़ हुए नंबर 31 से 34 कर दिए गए हैं और यहाँ पर 828 से यहाँ पर 33 हो गए हैं, ठीक है ना।
However, however, in spite of this, there is no denying that the judiciary has played a crucial role in democratic India. तो इन चीज़ों को लेकर, यानी इन जो हमें जस्टिस डिले होता है, हमारा जस्टिस सिस्टम इतना डिले है, इन चीज़ों को अगर हम देखें तो इनके साइड में हम इस चीज़ से भी इनकार नहीं कर सकते हैं कि जो जुडिशियल सिस्टम है, जुडिशरी जो है हमारी इंडिया की, वो डेमोक्रेटिक इंडिया के अंदर एक क्रिशियल रोल यहाँ पर रोल प्ले करती है, ठीक है ना। सर्विंग एज ए चेक ऑन द पावर ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, जो है जुडिशरी वो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के ऊपर एक चेक है, ठीक है ना। एज वेल एज इन द प्रोटेक्टिंग ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन, और लोगों के जो बुनियादी हकूक हैं उनकी प्रोटेक्शन भी करती है, ठीक है। द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हैड क्वाइट करेक्टली एनविजनड ए सिस्टम ऑफ कोर्ट्स विद एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंड इज ए की फीचर ऑफ आवर डेमोक्रेसी। ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो मेंबर थे, उनकी एक बहुत ही ग्रेट विजन थी कि जो यहाँ पर जो हम इंडिपेंडेंट जुडिशरी है वो डेमोक्रेसी की एक की फीचर यहाँ पर रखी गई, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो ये उनका बहुत ही स्ट्रांग और बहुत ही बड़ा विजन था, ठीक है ना। अब हम जो आज के लिए हम तो हमारा तो चैप्टर ख़त्म हो गया, अब हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर कुछ जो एक्सरसाइज है, लगभग हमारे 9 यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं, इन सबको हम डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।